हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए एक और 4-5 दिनों के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू लेके आ गया हूँ। और आज जो गाड़ी है मेरे साथ, वैसे तो ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली और मारुति के पोर्टफोलियो में हमेशा से एक टॉप सेलिंग कार रही है, मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल कार ऑल्टो। बट दोस्तों, अब कुछ टाइम पहले नई ऑल्टो K10 आ गई है। ये वही गाड़ी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसी चलती है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या कमियां हैं और क्या खास बातें हैं। सभी चीज़ों की बात करेंगे सेगमेंटेशन के हिसाब से, गाड़ी के प्राइस के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और कवर करते हैं इस ड्राइव रिव्यू को अपने टिपिकल वे में, और आपको बताते हैं सभी चीज़ें जो शायद आपको जाननी ज़रूरी हो इस ऑल्टो K10 के बारे में। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सबसे पहले अर्गोनॉमिक्स के बारे में। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट है गाड़ी की, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और सबसे पहले अगर अर्गोनॉमिक्स की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं डोर पैनल पे आपको कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। एसी वेंट्स आप एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं, और नीचे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई बटन नहीं दिया गया है, हालांकि कई सारे बटन्स की स्पेसिंग है। चाबी भी आपको टिपिकल सेटअप में लगानी है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको बटन सीधा स्टेयरिंग से स्टार्ट होते हैं, तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि किसी भी तरह का अर्गोनॉमिक इशू तो फॉर्म करते नहीं हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो यहाँ आप देखेंगे स्टेयरिंग के साथ साथ ये म्यूज़िक सिस्टम पे टच बेस्ड कंट्रोल्स हैं। ये पावर विंडो कंट्रोल्स, हज़ार्ड लैम्प, एसी के स्विचेस, नीचे 12 वोल्ट सॉकेट, पावर सॉकेट, ये कुछ बटन्स दिए गए हैं। और ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बटन्स हैं ही नहीं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं ही नहीं कि अर्गोनॉमिक्स में कोई इशू लगे। बाकी अगर MID की बात करें तो सिंपल नॉब सिस्टम दे दिया गया है यहाँ पे, और उस नॉब से ही आपको सभी फीचर्स अपने हैंडल करने होते हैं। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पर कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती है। एटलीस्ट यहाँ पे एक मैनुअल एडजस्टमेंट प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों, अर्गोनॉमिकली यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो शायद आपको ध्यान देनी पड़े। ऑल्टो का टॉप एंड वेरिएंट है, बट यहाँ पे नॉब सिस्टम से ही आपको अपने ORVMs एडजस्ट करने हैं। तो अगर आपको पैसेंजर साइड का ORVM एडजस्ट करना है या करना पड़ता है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है विजिबिलिटी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आगे आपको दिखा देता हूँ। तो विजिबिलिटी यहाँ पे बोनेट की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और डिज़ाइन भी हैचबैक्स का उस तरीके से नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आपको बोनेट की देखने को मिले। ORVMs की बात करें तो दोस्तों, एक तो ये बॉडी कलर्ड नहीं है, इनके ऊपर कोई इंडिकेटर्स नहीं है, और इनका जो काम है आपको व्यू प्रोवाइड कराना साइड मिरर्स का, वो ये काम फुलफ़िल कर देते हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ IRVM की, तो दोस्तों दिन में तो ये सही रहता है, बट रात के टाइम में जैसा कि मैंने बताया, मैनुअल एडजस्टमेंट तो एटलीस्ट ऑल्टो में दी जानी चाहिए थी। और कैमरा कोई ऑप्शन नहीं है इस गाड़ी में, बट एक्सेसरीज़ में आप ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टच स्क्रीन सिस्टम प्रोवाइड करा दिया गया है। ओवरऑल अगर विजिबिलिटी की बात करूँ तो दोस्तों, न्यू ड्राइवर्स या सेकेंडरी कार के हिसाब से ली जाती है ऑल्टो, या कंसिडर की जाती है, तो वहाँ पे आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा। और छोटी सी गाड़ी है, कोई टर्निंग रेडियस वगैरह में कोई इशू नहीं है, पार्किंग में कोई इशू नहीं है, रेयर पार्किंग सेंसर्स दे दिए गए हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं। तो अगर आप ये वेरिएंट नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको एज सच कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, छोटा मोटा अंदाज़ा आपको ज़रूर होना चाहिए गाड़ी का, तो जैसे जैसे आप गाड़ी चलाएंगे आपको आदत पड़ जाएगी, और एज सच कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी लॉन्ग रन में। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों, अब बात करते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट की। तो यहाँ पे आप एक नज़र ले सकते हैं सीट्स की। तो फिक्स्ड हेडरेस्ट है यहाँ पे, और फैब्रिक में ही सीट्स दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अपना एस्पेक्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल ना के बराबर है। बट दोस्तों, इस सेगमेंट में इसकी कॉम्पिटिटर सिर्फ एक गाड़ी है, जो कि है रेनो की क्विड। तो क्विड के हिसाब से आप जानते हैं मारुति और रेनो के क्वालिटी में और कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी में, इंजन में, पावर में और इवन ट्रांसमिशन में एक डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक वन साइडेड रूल है ऑल्टो का। अगर एंट्री लेवल सेगमेंट देखते हैं, क्विड अच्छी गाड़ी है नो डाउट, बट मारुति के आगे शायद नए बायर्स क्विड को उतनी प्रेफरेंस ना देते हों। खैर, उस चीज़ को भी छोड़ देते हैं अभी के लिए। और यहाँ आ गई है थोड़ी सी रफ रोड, तो यहाँ से निकलते हैं। और हम बात कर रहे थे ड्राइवर्स कंफर्ट के बारे में।
तो दोस्तों सीट्स वैसे भी मेरी जैसी बिल्ड के पर्सन के लिए ऑल्टो कहीं ना कहीं छोटी ज़रूर पड़ती है। अदरवाइज़ अगर बात करें नॉर्मल, आपकी हाइट है 5'8" के आसपास या उससे कम, तो आपको ये कंफर्टेबल लगेंगी सीट्स। प्लस विड्थ के हिसाब से अगर बात करूँ तो विड्थ में भी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर आ रही है, बट क्योंकि यहाँ पे डोर पे कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है तो उस वजह से यहाँ पे स्पेस मेरे को ठीक ठाक मिल रही है। और बाकी एक्सपेक्टेशन इन गाड़ियों में, एंट्री लेवल कार्स में, ना आर्मरेस्ट की रखी जा सकती है, ना कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी इच्छा हमें रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आप बात करने वाले हैं ड्राइविंग से रिलेटेड कि ड्राइविंग में क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है ऑल न्यू ऑल्टो K10 का। तो सबसे पहली चीज़ जो एक गाड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो होता है उसका हार्ट, यानी कि उसका इंजन। तो जैसा कि इसका नाम है K10, इसके नाम पे ही थर्ड जनरेशन ऑफ इंजन आ गया है मारुति का K10C इंजन। अब दोस्तों C यानी कि थर्ड जनरेशन, और कई सालों से कई सारी गाड़ियों में ये इंजन अपनी सर्विस दे रहा है और कहीं ना कहीं इतने सालों से इतनी सारी गाड़ियों में चल रहा है, तो सक्सेस रेशियो इस इंजन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब वो क्यों अच्छा है इसकी तो और डिटेल में आगे बात करेंगे, बट अब बात कर लेते हैं इंजन में पावर कितनी है ऑन पेपर और प्रैक्टिकली वो पावर कैसी रहती है। तो दोस्तों इस गाड़ी की पावर है 66 bhp और 89 Nm टॉर्क। छोटी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है गाड़ी के अंदर, माइलेज अच्छी है और ओवरऑल पावर आपको ऑन पेपर तो कम लग सकती है, बट प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आपको पावर कभी भी कम नहीं लगने वाली है। अब इंजन पावर की बात हो गई, तो दोस्तों ओवरऑल नेक्स्ट बात आती है इंजन के बाद ट्रांसमिशन की। तो यहाँ आप देखेंगे मैं चला रहा हूँ इसका AGS यानी कि AMT वर्जन। अब ये 5 स्पीड AMT है और साथ ही 5 स्पीड मैनुअल का भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। ज़्यादातर लोग छोटी गाड़ियों में मैनुअल ऑप्ट करते हैं, बट जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आजकल ऑटोमेटिक की तरफ इनिशियली ही शिफ्ट हो रहे हैं। और सेकेंडरी कार अगर कोई देखता है जो सिटी ट्रैफिक में उसे रेगुलरली चलानी है या फिर उस गाड़ी का ओवरऑल यूसेज सिटी में ही रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक ऑटोमेटिक कंसिडरेशन में ज़रूर आ जाता है। तो दोस्तों AGS की बात करेंगे आज, और ओवरऑल AGS जो ट्रांसमिशन है, सिमिलर ट्रांसमिशन सेम इंजन मैंने रिसेंटली सेलेरियो के अंदर भी चलाया था और मेरे को खास कोई ऐसी परेशानी नहीं लगी उसके अंदर जो मैं आप सभी को हाईलाइट करके बताना चाहूँ। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑन पेपर हो या प्रैक्टिकल पावर हो, एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी अच्छी देखने को मिली। कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करते हैं तो दोस्तों क्विड में आपको 800 और 1000 सीसी के ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पे भी बेहतर यही है कि आप 1000 सीसी वाले इंजन ऑप्शन की तरफ चले जाएं। चलिए अब चलते हैं इंजन पावर और ट्रांसमिशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्रेकिंग। दोस्तों बहुत ज़्यादा भगाने वाली नहीं होती हैं ये गाड़ियाँ, कम्यूटर कार बोले इन्हें या एंट्री लेवल कार बोले इन्हें, कोई सी भी बात डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं इस गाड़ी के बारे में, बट ये गाड़ियाँ जनरली अगर आप लेते हैं, नो मैटर आपका ट्रैवल हाईवे पे, सिटी में है या कहीं भी है, मैक्सिमम आप 60, 70, 80 तक इन गाड़ियों को ले जाएं तो एक ज़्यादा बेहतर बात रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों गाड़ी को पुश उतना ही करना चाहिए जितना आप सेफली कर पाएँ। और दोस्तों इसकी ब्रेक्स 80, 90, 100 तक भी मैंने टेस्ट करी हैं, वहाँ आपको परेशानी नहीं देंगी। बट मैं ये कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि अगर आप इस इंजन को इसकी टॉप स्पीड पे ले जाते हैं तो ब्रेक्स का रिस्पांस कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, काम करेंगी नहीं करेंगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। उसके बाद ब्रेकिंग में ओवरऑल अगर आपकी नॉर्मल ड्राइविंग है तो आपको ब्रेकिंग परेशान नहीं करने वाली है। उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की। तो दोस्तों ओवरऑल जितना भी सेटअप है सब अच्छा खासा रखा गया है और यहाँ पे स्टिफनेस का कोई सवाल नहीं है। प्योर इस ऑल्टो की ट्यूनिंग आपको लगने वाली है कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि ऑल्टो बेसिकली वो सेगमेंटेशन है जहाँ पे लोग 2 व्हील से पहली बार एक 4 व्हील्स की तरफ अपना कदम रखते हैं। तो वहाँ पे उनका प्राइमरी एस्पेक्ट होता है एक तो कम्यूटिंग जो वो अपनी बाइक से ऑलरेडी या 2 व्हीलर से ऑलरेडी कर रहे थे, और सेकेंड पॉइंट आता है विद कम्फर्ट। तो दोस्तों सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग सॉफ्टनेस पे ही करी गई है और आपको कोई ऐसे बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह फील नहीं होंगे। और ओवरऑल अगर स्पीड ब्रेकर वगैरह आते भी हैं तो वो काफ़ी जल्दी पास ऑन हो जाने वाले हैं और आपको परेशानी नहीं देने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं तो दोस्तों NVH लेवल्स। अब अगेन यहाँ पे पॉइंट आ जाता है एंट्री लेवल कार वाला, क्योंकि प्रीमियम कार से इनके NVH कंपेरेबल नहीं है, मैच नहीं किए जा सकते। जहाँ एक चीज़ की कॉस्ट कम होती है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है।
तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ NVH लेवल्स की, तो दोस्तों इंजन नॉइज़ आपको सुनाई देगी। RPM मीटर नहीं है, बट एक रफ एस्टिमेट दूँ तो 2500 RPM के बाद इंजन नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाती है। और वाइब्रेशन की बात करें तो 3 सिलेंडर इंजन है, हल्की फुल्की वाइब्रेशन आपको ज़रूर फील होगी, बट ड्राइविंग के दौरान नहीं, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तब। एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी मैंने डाली न्यूट्रल पे और चाबी निकाल ली है। अब देखिएगा गियर नॉब पे और स्टीयरिंग पे, दोनों पे। तो यहाँ पे आपने नॉइज़ सुन ली, वाइब्रेशन आपने देख ली। कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं हल्की फुल्की वाइब्रेशन ज़रूर आपको लगने वाली है। उसके बाद बात करते हैं तो दोस्तों हार्शनेस पेट्रोल इंजन्स का पार्ट नहीं है और ठीक ठाक रिफाइंड ये इंजन है जो ऑल्टो K10 के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों डायमेंशंस गाड़ी की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो गाड़ी को कंट्रोल करने में, मैन्यूवर करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। टायर साइज़ इसका 13 इंच का है। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कम है। आजकल के ज़माने में एटलीस्ट 14 इंच के टायर्स तो इस गाड़ी के अंदर आने चाहिए थे, जिससे कंफर्ट थोड़ा सा एक और प्लस पॉइंट बन जाता। बट जो टायर्स दे दिए गए हैं वो भी माइलेज वगैरह के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइविंग में एक लास्ट एस्पेक्ट की, जो कि यही है स्टीयरिंग। तो दोस्तों स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा है और कैसा नहीं है, कहाँ कमी है स्टीयरिंग में और कहाँ बढ़िया है, ये चीज़ जाननी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल गाड़ियों में स्टीयरिंग में कई सारे इश्यूज़ आ रहे हैं और डिफरेंट तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं। दोस्तों कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, कोई प्रीमियम स्टीयरिंग यहाँ पे नहीं है। बेसिक मारुति स्टीयरिंग जो आज की डेट में ऑल्टो में ही अवेलेबल है आपको। माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है कि मारुति ने सोचा और काम किया, एंट्री लेवल बायर्स को भी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ये फीचर्स प्रोवाइड कराए। बट फीचर्स बाद में काम आते हैं दोस्तों। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स नो मैटर आप कौन सा मॉडल लें, आपके काम आना ही आना है। टर्निंग रेडियस ये आप देख सकते हैं, नो मैटर आप कौन सा मॉडल लें, आपके काम आना ही आना है। बट सेंटर रिटर्न आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये नहीं होता है, नोट करिएगा। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए मुझे यू टर्न लेना है, तो यहाँ पे सेंटर रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम है, और होता भी है तो पूरा नहीं होता है। दूसरी साइड भी करके आपको दिखा देते हैं, और इवन रिवर्स में भी आपको चेकआउट करा देते हैं। तो ये मैंने छोड़ दिया। यहाँ आप देखेंगे किसी भी वे में ये खुद को टर्न नहीं कर रहा है, जो कि कायदे से हल्का फुल्का सेंटर रिटर्न इसमें होना चाहिए था। बट दोस्तों ये एक कॉमन कमी है, और ये कमी ज़्यादातर छोटी गाड़ियों में ही देखने को मिल रही है। अब देखेंगे तो पूरी गाड़ी गोल गोल घूमती जा रही है, बट सेंटर रिटर्न यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऑल्टो चलाते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको खुद ही अपना स्टीयरिंग सही जगह पे लाना पड़ेगा, और इस चीज़ की रेगुलर आदत भी आपको डालनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हाई स्पीड वगैरह में ये वेट गेन कर लेता है, नॉर्मल स्पीड में, सिटी स्पीड में लाइट रहता है, और लाइट रहने के साथ साथ रिस्पॉन्स आपको रोड का ठीक ठाक दे देता है। तो वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में कमी सिर्फ इतनी है कि सेंटर रिटर्न स्पीड के साथ साथ होता है। एक तो अगर आप हाई स्पीड में टर्न लेंगे, जो कि एक्चुअली इन गाड़ियों के साथ लेना नहीं चाहिए, आपको एक बार लेके दिखा देता हूँ, तो काफ़ी हद तक सेंटर रिटर्न इसका काम कर जाता है। बट ज़्यादातर लोग अगर सीख रहे हैं तो वो धीरे धीरे सीखते हैं, फिर आदमी जाके कहीं ना कहीं रोड पे तेज़ चलना शुरू करता है। और अगर नॉर्मल पब्लिक तेज़ चलती भी है तो टर्न्स पे हमेशा गाड़ी स्लो ही निकालनी चाहिए। बट स्टिल मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे अब अराउंड 32 की स्पीड पे मैंने गाड़ी मोड़ी, तब भी 90% गाड़ी मुड़ गई है और 10% लेन से बाहर जा रही है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अदरवाइज स्टीयरिंग में सेंटर रिटर्न को अगर मैं छोड़ दूँ तो एक काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग यहाँ पे दे दिया गया है एंट्री लेवल कार के हिसाब से। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं और चीज़ों की, तो अगला पॉइंट आ जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। अब दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर कितनी है, उसमें लैडन अनलैडन, गाड़ी में कितने पैसेंजर्स हैं, उनका कितना वेट है, बूट में CNG है या फिर लगेज है, उन चीज़ों पे बहुत असर पड़ता है। बट मैंने 4 लोगों के साथ ये गाड़ी ड्राइव करके देखी है, और उन 4 में से आप जानते हैं मेरा वेट तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप उसे 4 लोग विद लगेज माने या 5 पैसेंजर माने, वो आपकी मर्ज़ी है। बट क्योंकि शॉर्ट व्हील बेस है गाड़ी का, तो गाड़ी कहीं भी टच नहीं हुई, कहीं भी स्क्रैप नहीं हुई है। उसके अलावा दोस्तों एक एस्पेक्ट जो आ जाता है तो वो है, आप अगर हाई स्पीड में हाईवेज़ वगैरह पे चलाते हैं इस गाड़ी को, जो कि शायद कुछ लोग चलाएं माइलेज वगैरह के लिए, या फिर जिनके घर में एक ही गाड़ी है या जिनकी पहली गाड़ी है,
वो तो शायद हर कंडीशन में हर तरह से अपनी गाड़ी को यूज़ करना चाहेंगे। तो दोस्तों, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और हैंडलिंग कैसी रहती है इस गाड़ी की? तो दोस्तों, हाई स्पीड स्टेबिलिटी मैं सिर्फ 80-100 तक के आसपास की बता रहा हूँ। उससे ऊपर की ना मेरी रिकमेंडेड है इन गाड़ियों पे, और ना ही आपको चलानी चाहिए। खैर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैक्सिमम 80 to 85 की स्पीड तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस फील होगा अपनी गाड़ी पे, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, आप अच्छे खासे कंफर्ट में चल रहे हैं और ऐसा सच कोई परेशानी नहीं लगेगी। बट जैसे ही आप अपनी स्पीड 85 या मैक्सिमम 90 क्रॉस कर देंगे, तो आपको एक फीलिंग आने लग जाएगी कि अब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। ये एक मानसिक तौर पे भी हो सकता है, और हो सकता है रियल में इस गाड़ी पे हो। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि छोटी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चलाते हैं लोग, और ना ही चलानी चाहिए, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज और चीज़ें उस हिसाब से बिल्ड करी गई होती हैं जिस हिसाब का गाड़ी का इंजन होता है। तो 1000 सीसी का इंजन मैक्सिमम 100 की स्पीड तक आपको एक अच्छी माइलेज और अच्छा कंफर्ट दोनों का बैलेंस प्रोवाइड करा सकता है। उसके अलावा बात करते हैं हैंडलिंग की। तो दोस्तों, नॉर्मल जो हैंडलिंग है वो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, और एज सच हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हैंडलिंग परफॉर्मेंस वाइज होती है कि जो गाड़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करने वाली होती है उसकी ओवरऑल हैंडलिंग और ज़्यादा बेहतर रखी जाती है। तो एक बार NVH लेवल्स को इग्नोर करिएगा, क्योंकि RPMs बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले हैं। बट आपको दिखा देता हूँ एक बार पिकअप कैसा रहता है इस गाड़ी का। तो ये आपके सामने 80 पे सिंगल बीप हो गई है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो दोस्तों, 80 की स्पीड तक आपने देख लिया। हालांकि इस तरीके से इन गाड़ियों को नहीं चलाता है कोई भी, शांत तरीके से चलाया जाता है, और उस शांत तरीके से आपको ना ही गियर शिफ्ट फील होंगे, और ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही बेहतर लगेंगी। खैर, माइलेज की बात अभी आगे करेंगे। ओवरऑल अगर वर्डिक्ट की बात करूँ तो इंजन के अंदर पुल करने की पावर अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो इंजन नॉइज़ भी केबिन के अंदर थोड़ी बहुत कन्वर्ट होती है, क्योंकि एक 3 सिलेंडर इंजन है और RPM मीटर भी यहाँ नहीं है। तो एटलीस्ट न्यू ड्राइवर्स को तो यहाँ परेशानी ज़रूर आती है। बट ओवरऑल MID के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तो दोस्तों, एक बहुत छोटा सा फ्यूल मीटर है। बेसिकली आप छोटी सी स्क्रीन देख पा रहे होंगे स्पीडोमीटर के नीचे। तो उसी के अंदर आपको ओडोमीटर भी दिया गया है, ट्रिप A ट्रिप B भी दिया गया है। उसी के अंदर आपको गियर देखना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी वर्क करी जा सकती थी। और बाकी अगर बात करें तो टेम्परेचर मीटर या हीट मीटर इसके अंदर नहीं दिया गया है, जबकि इन तरह की गाड़ियों में जनरली एक 5 साल 6 साल 7 साल की ओनरशिप के बाद हीटिंग इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो चीज़ एटलीस्ट यहाँ पे होनी चाहिए थी। या फिर हो सकता है मारुति ने कुछ वार्निंग वाला सिस्टम कर दिया हो, और वार्निंग आ जाती हो गाड़ी के अंदर जैसे ही गाड़ी ओवर हीट करती हो। उसके अलावा दोस्तों, अब लास्ट चीज़ जिसकी बात हमें करनी भी ज़रूरी है और आपको जाननी भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्टो या मारुति की जितनी भी छोटी गाड़ियाँ हैं अगर कोई कंसिडर करता है तो उसके मन में एक माइलेज वाला पॉइंट ज़रूर होता है। तो इस गाड़ी की माइलेज आप सरप्राइज़ हो जाएंगे जान के। पहली बात तो मैनुअल की कम है क्लेम्ड माइलेज, ARAI माइलेज, और AMT की ज़्यादा है, AGS की ज़्यादा है। और कम ज़्यादा से अलग अगर बात करें तो हमने एक स्पेसिफिक माइलेज टेस्ट दिया है, उसमें ARAI से भी काफ़ी ज़्यादा माइलेज मैंने निकाल ली है। खैर, उस चीज़ को भी छोड़ देते हैं, आप देख सकते हैं जाके वो वीडियो सेपरेटली। बट एक आइडिया अगर आपको दूं तो एनीवे, अगर आप 18-20 से कम इस गाड़ी से माइलेज निकाल रहे हैं, नो मैटर आप सिटी में चलते हैं या कहीं भी चलते हैं, तो फिर गलती आपकी है, गाड़ी की नहीं है। और एक मिनिमम एस्टिमेट भी अगर आपको दूं मैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी, तो नो मैटर 16 से नीचे इस गाड़ी की माइलेज जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और हाईवेज़ पे अगर आ जाऊं तो दोस्तों, क्लेम तो है 24.90 का, बट ओवरऑल इतनी ही माइलेज आप हाईवे पे खुद से निकाल सकते हैं। मैंने, क्योंकि मेरे को माइलेज निकालने का तरीका पता है और गाड़ी चलाना मैं जानता हूँ, तो इससे भी कई ज़्यादा माइलेज निकाल ली थी। तो ओवरऑल माइलेज एस्पेक्ट में भी आपको कोई परेशानी नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।